हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम लोग 12th क्लास केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है बेटा, 12th क्लास की जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है ठोस प्रावस्था ठोस अवस्था। ठीक है, ठोस प्रावस्था सॉलिड स्टेट। हम लोग जानते हैं पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं। पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ा था पूरा हम लोगों ने कि ब्रह्मांड जो है वो पदार्थ से और ऊर्जा से मिलकर बना है। तब मैंने आप लोगों को पदार्थ की परिभाषा भी बताई थी कि वह प्रत्येक वस्तु जिसमें भार होता है और जो स्थान को घेरती है उसे हम क्या बोलते हैं, पदार्थ। तो पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं। हम लोग जानते हैं कि पदार्थ की जो तीन अवस्थाएं हैं वो कौन कौन सी हैं, देखते हैं। पदार्थ की जो तीन अवस्थाएं होती हैं वो ठोस, द्रव और गैस। ठीक है ना, हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था, ये हम जानते हैं कि पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक, अब हम जानते हैं कि किसी भी पदार्थ हो, ठोस हो, द्रव हो या गैस हो, उसके जो अवयवी कण होते हैं, उसके जो कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, उसके जो अवयवी कण होते हैं, आप लोग को पिछले वीडियो में बताया था मैंने कि वह अणु हो सकते हैं, ठीक है, वह परमाणु हो सकते हैं और वह आयन हो सकते हैं। ठीक है, किसी भी पदार्थ के जो अवयवी कण होते हैं वो अणु, परमाणु या आयन होते हैं। और ये जो ठोस, द्रव और गैस है ये भी यही अवयवी कणों से मिलकर बना होता है, जो कि अणु, परमाणु या आयन हो सकते हैं। अब इनका जो अरेंजमेंट है कि किसी भी ठोस में या द्रव में या गैस में ये जो अणु, परमाणु, आयन है, ये जो अवयवी कण है, ये किस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। ठीक है ना, तो आप लोगों ने 7th या 8th क्लास में पढ़ा होगा कि ठोस के अगर हम अवयवी कणों की बात करें तो इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो अणु, परमाणु, आयन होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, तो वह एक ऐसे निश्चित क्रम में क्या होता है, अरेंज्ड होते हैं। ठीक है ना, व्यवस्थित होते हैं। ठीक, सेकंड, आपने द्रव में देखा होगा कि इनके बीच में जो अणु, परमाणु, आयन होते हैं वो क्या होता है, इसकी तुलना में बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं। और अगर हम गैस की बात करें तो इसके जो अवयवी कण हैं वो बहुत ज्यादा दूर होते हैं। ठीक है, तो अब चूंकि हमारे जो चैप्टर है उसका नाम है ठोस प्रावस्था। ठीक है, हमारे चैप्टर का नाम क्या है, ठोस प्रावस्था। तो यहां से आप लोगों को देखना है कि अगर हम ठोस की परिभाषा देखेंगे, ठोस की डेफिनेशन, तो क्या हो जाएगी। तो आप लोगों को पहले से भी मैंने बता के रखा है, देख सकते हैं यहाँ पे। अगर ठोस है तो अगर हम इसके आकार की बात करते हैं, ठीक है ना, अगर हम इसके आकार की बात करें तो हम जानते हैं किसी भी जो ठोस होता है उस ठोस का जो आकार होता है वो कैसा होता है, वो डेफिनिट होता है, वो निश्चित होता है। ठीक है, कोई भी ठोस होता है उसका जो आकार होता है वो कैसा होता है, निश्चित होता है। ठीक, जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता है तब तक उसके आकार में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। तो ये तो ही ठोस की बात। अगर हम द्रव की बात करें तो आपको ध्यान रखना है कि द्रव का जो आकार होता है वो कैसा होता है, द्रव का आकार निश्चित होता है क्या, नहीं होता। तो द्रव का जो आकार है वो कैसा होता है, द्रव का आकार होता है अनिश्चित। कैसा होता है, अनिश्चित होता है। आप लोगों को ध्यान रखना है कि द्रव का जो आकार है वो कैसा होता है, अनिश्चित होता है। वो कंटेनर पात्र, जिस किसी भी कंटेनर में, जिस किसी भी पात्र में हम क्या करते हैं, आप लोगों को ध्यान रखना है कि जिस किसी भी पात्र में हम द्रव को रखते हैं उस द्रव का आकार उस कंटेनर के जैसा हो जाता है। सपोज आपको दिखाता हूं कि ये जग है, ठीक है, अभी इसमें क्या ये पूरा द्रव भरा हुआ है, ठीक है ना। तो अभी अगर हम इसके आकार की बात करेंगे, इसके साइज की बात करेंगे, तो ये जो द्रव है इसका साइज कैसा है, जिस पात्र में भरा हुआ है। अगर इसी द्रव को हम क्या करेंगे, किसी दूसरे पात्र में, किसी दूसरे कंटेनर में डाल देंगे तो ये जो द्रव है इसका आकार कैसा हो जाएगा, उस कंटेनर के जैसा हो जाएगा। ठीक है ना, मीन्स हम क्या कह सकते हैं कि किसी भी द्रव का जो आकार है वो कैसा होता है, अनिश्चित होता है। और अगर हम गैस की बात करते हैं तो किसी भी गैस में आपको ध्यान रखना उसका आकार भी कैसा होता है, उसका भी अनिश्चित होता है। ठीक है, तो ये तो हुई किसकी बात, आकार की। लेकिन अगर हम यहाँ पे आयतन की, वॉल्यूम की बात करते हैं, ठीक है ना,
यहाँ पे हम बात करें आयतन की, तो ठोस की अगर हम बात करें तो आप लोगों को ध्यान रखना है जो वॉल्यूम होता है ठोस में वो कैसा होता है, निश्चित होता है। कैसा होता है, निश्चित होता है। तो देखिए जो हमारा यहां से फर्स्ट चैप्टर है ठोस, हमारे पास ये परिभाषा निकल कर आती है कि किसी भी ठोस का आकार और जो आयतन होता है वो दोनों कैसे होते हैं, निश्चित होते हैं ना। तो हमें ये परिभाषा यहां से पता चलती है ठोस की। अच्छे समझिए, पूरा बेसिक है ये, पूरी केमिस्ट्री का हमारा, ठीक है ना, कि पूरा सेटअप कैसे होता है ये आपको आना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो किसी भी ठोस में हम देख पा रहे हैं कि उसका जो आकार है और उसका जो आयतन है वो कैसे होते हैं, निश्चित होते हैं। अब हम अगर वॉल्यूम की बात करें तो द्रव का जो वॉल्यूम है, जो आयतन है, वो कैसा होता है, ये निश्चित होता है। ठीक है, कैसा होता है, ये निश्चित होता है। ठीक है, कैसा होता है, ये निश्चित होता है। और अगर हम गैस की बात करेंगे तो गैस का आयतन भी कैसा होता है, गैस का आयतन भी होता है अनिश्चित। कैसा होता है बेटा ये, तो हम देख पा रहे हैं यहां से कि अगर हम आयतन और आकार की बात करेंगे तो किसी भी ठोस का आयतन और आकार दोनों निश्चित होते हैं। अगर द्रव की बात करेंगे तो इसका आकार अनिश्चित होता है और आयतन कैसा होता है, निश्चित होता है। लेकिन अगर हम गैस की बात करेंगे तो ठीक है, लेकिन क्या होता है कि जो गैस होता है तो गैस का आकार और आयतन दोनों ही कैसे होते हैं, अनिश्चित होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमें जो हमारा चैप्टर है ठोस प्रावस्था, तो हमें ठोस की परिभाषा यहाँ से मिल जाती है। ठीक है बेटा, ठोस की परिभाषा क्या हो जाएगी यहाँ से कि ठीक है, जिसके की आयतन और आकार दोनों ही कैसे होते हैं, निश्चित होते हैं, वो ठोस होता है। ठीक है, ठोसों में हम ये देख पा रहे हैं कि इनके जो अवयवी कण हैं, अणु, परमाणु या आयन, ये कैसे होते हैं, बहुत ज्यादा पास पास है। कैसे हैं ये, बहुत ज्यादा पास पास होते हैं। क्यों पास में होते हैं, क्योंकि इनके बीच का जो अंतर आणविक आकर्षण बल होता है, ठीक है, दो अणुओं के बीच में लगने वाला जो बल होता है वो अंतर आणविक आकर्षण बल कहलाता है। ये इनमें बहुत ज्यादा पास पास होता है। ठीक, इनमें जब ये पास पास होता है तो अणु बहुत ज्यादा नजदीक के साथ एक दूसरे से स्ट्रॉन्ग फोर्स के द्वारा जुड़े रहते हैं। इनमें गति बिल्कुल ना के बराबर होती है, इनमें गति जो है वो बहुत ज्यादा कम होती है। ठीक है, तो हम देखते हैं ठोस की परिभाषा। ठोस की परिभाषा क्या हो जाएगी कि वह कोई सी भी वस्तु जिसका कि आकार और आयतन कैसा होता है, निश्चित होता है। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम ठोस बोलते हैं। ठीक, आप यहाँ पे ठोस की परिभाषा को नोट कर सकते हैं। तो ठोस की परिभाषा क्या हो जाएगी, यहाँ पे ठोस की परिभाषा यहाँ पे हो जाएगी, ठोस की परिभाषा हम लोग यहां से लिख सकते हैं कि पदार्थ की वह अवस्था, पदार्थ की वह अवस्था, ठीक है, ठोस की परिभाषा लिखना है हमें, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका आकार, जिसमें उसका आकार और आयतन कैसा होता है, निश्चित होता है। ठीक है, निश्चित होता है, निश्चित होता है, ठोस होती है, ठोस होती है। ठीक है, पूरा समझ में आया। आप वीडियो को पॉज करके परिभाषा नोट कर लीजिए। आपको ध्यान रखना है कि पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसके, आपको ध्यान रखिएगा, आकार और आयतन दोनों कैसे होते हैं, दोनों निश्चित होते हैं, ठोस कहलाते हैं। ठीक है, तो ये ठोस की परिभाषा आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। तो अब हम क्या करते हैं कि बहुत सारे जो गुण हैं उन गुणों के आधार पे हम यहाँ पे ठोस, द्रव और गैस, ठीक है, क्या करेंगे हम, ठोस, द्रव और गैस, इनके विभिन्न गुणों को हम पढ़ते हैं। समझ में आ रहा है आप इसको पूरा, तो इसको आप पूरा नोट कर लीजिए। आइए अब हम ठोस, द्रव और गैस की तुलना करते हैं। ठीक है, विभिन्न गुणों के आधार पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे ठोस, द्रव और गैस की तुलना करते हैं। कि देखिए हमें पढ़ना है यहाँ से ठोस, लेकिन एक बार हमें ठोस, द्रव और गैस इनके बारे में अच्छे से मालूम होना चाहिए कि कौन सा गुण किस में कितनी मात्रा में पाया जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं आकृति की, शेप की। तो अभी हमने पढ़ा कि ठोसों की जो आकृति होती है वो कैसी होती है, निश्चित होती है। ठीक, द्रवों की आकृति कैसी होती है, अनिश्चित होती है, और गैस की आकृति कैसी होती है, अनिश्चित होती है। तो देखिए इसकी आकृति निश्चित होने का कारण यही होता है कि इसके जो अवयवी कण होते हैं, अणु, परमाणु या आयन,
वो कैसे होते हैं, एक निश्चित नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, अरेंज होते हैं। उसी वजह से इनकी एक्टिविटी कैसी होती है, निश्चित होती है। अगर अंतराणुक बल की हम बात करें, इंटर एटॉमिक फोर्स की अगर हम बात करते हैं, तो जो इंटर एटॉमिक फोर्स होता है वो ठोसों में कैसा होता है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, प्रबल होता है। क्यों होता है, क्योंकि उसके जो अवयवी कण होते हैं वो कैसे होते हैं, बहुत ज्यादा पास पास होते हैं। उसी वजह से ठोसों का जो अंतर आणविक बल होता है वो कैसा होता है, प्रबल होता है। द्रव की अगर बात करें, इसके पहले हमने देखा था कि इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कैसे होते हैं, थोड़े दूर दूर होते हैं। और जब दूर दूर होते हैं तो इनमें जो इंटर एटॉमिक फोर्स जो लगता है वो ठोस की तुलना में कैसा होता है, कम होता है। ठीक है, क्योंकि इसके पहले भी आपने देखा था कि इसके जो अणु है वो ठोस की तुलना में कैसे होते हैं, थोड़े से दूर दूर होते हैं। और अगर हम अंतराणाविक बल की बात करेंगे तो ये गैसों में कैसा होता है, बहुत ज्यादा वाइड होता है, बहुत ज्यादा कम होता है। क्यों होता है, क्योंकि इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं और इनके बीच में अंतर आणविक आकर्षण बल कार्य नहीं करता। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे घनत्व। ठीक है, डेंसिटी। तो घनत्व क्या होता है, देखिए ठोसों में आपको ध्यान रखना है घनत्व क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, ठोसों में जो घनत्व वो कैसा होता है, ठोसों में घनत्व अत्यधिक होता है। ठीक, अब ठोसों में घनत्व क्या होता है, घनत्व किसी भी इकाई आयतन में आपको ध्यान रखना है घनत्व, है ना। घनत्व का फॉर्मूला हो जाता है सिंपल सा कि D बराबर होता है W/V। ये होता है घनत्व, आपको ध्यान रखना है क्या होता है घनत्व, D बराबर W/V। मतलब क्या है कि इकाई आयतन में पदार्थ का जो द्रव्यमान है वो घनत्व कहलाता है। क्लियर हो रहा है, इकाई आयतन में किसी पदार्थ का जो द्रव्यमान होता है वो क्या कहलाता है, घनत्व कहलाता है। तो घनत्व की अगर हम बात करेंगे, घनत्व कसावट ये सबसे ज्यादा होता है किसमें, ठोसों में। द्रव में कैसा होगा, अपेक्षाकृत अधिक होता है, लेकिन जितना ठोस में होता है उतना इसमें नहीं होता। और आपको ध्यान रखना है गैस में कैसा होता है, घनत्व बहुत ज्यादा कम होता है। अच्छा, यहाँ पे आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा कि घनत्व ठोस में सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद होता है द्रव में, और गैस में होता है सबसे कम। लेकिन आपको ध्यान रखना है घनत्व की अगर हम बात करें ठोसों में अत्यधिक होता है, लेकिन H2O को छोड़कर। ठीक है ना, किसको, H2O को छोड़कर। एक क्वेश्चन भी आता है। अच्छा, ये जो H2O है यहाँ पे हम इसके सॉलिड फॉर्म की बात कर रहे हैं। H2O का सॉलिड फॉर्म मतलब हम यहाँ पे आइस की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे बर्फ की बात कर रहे हैं। बर्फ कैसे फॉर्म होता है, सॉलिड फॉर्म होती है। तो यहां से आपको ध्यान रखना है कि बर्फ में जो घनत्व होता है, और यहाँ पे हम बात करेंगे वाटर की, इसको समझना आप लोग अच्छे से। यहां बात कर रहे हैं किसकी, वाटर की। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जल का घनत्व ज्यादा होता है, जबकि बर्फ का घनत्व कैसा होता है, कम होता है। 11वीं क्लास के वीडियो में आपको बताया गया है, आप देख सकते हैं। तो यहां से आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि केवल H2 यहाँ पे क्या है, एक अपवाद है। ठीक, क्लियर हो गया। तो ये घनत्व आपको ध्यान रखना है कि ठोस में कैसा होता है, अत्यधिक होता है, द्रव में अपेक्षाकृत अधिक होता है, और गैस में कैसा होता है, अत्यधिक कम होता है। ठीक है, इसके बाद संपीड्यता, कंप्रेसिबिलिटी। संपीड्यता भी आपको ध्यान रखना है, ठोस में कैसा होता है, असंपीड्य होता है, मतलब इनमें संपीड्यता ना के बराबर होती, नहीं होती। द्रव की बात करेंगे तो ये भी कैसे होते हैं, असंपीड्य होते हैं, लेकिन गैस कैसे होती है, अधिक संपीड्य होती है। जैसे कि हम किसी भी टायर में आपने देखा होगा, हवा को भरते हैं, ठीक है, गैस को उसमें भरते हैं, तो एक कम क्षेत्र में हम क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा गैस को भर सकते हैं। कंप्रेसिबिलिटी मतलब उसको पूरा ऐसा करना। आप लोगों ने सीरीज देखी होगी, जब कभी भी इंजेक्शन लगाते हैं उसमें हम क्या करते हैं, जब पूरा हम उसको पीछे की ओर खींचते हैं तो उसमें इतनी देर हम क्या होता है, पूरी गैस भरी होती जानते हैं। लेकिन जब हम उसे पुश करते हैं यहाँ से, जैसे उसे पुश करते हैं तो धीरे 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 वो सुपड़ता जाता है। मीन्स क्या है, उसकी जो गैस है वो कैसे होती है, कंप्रेस हो जाती है। कैसे हो जाती है, कंप्रेस्ड हो जाती है। तो आपको ध्यान रखना है गैसों में जो संपीड्यता होती है वो सर्वाधिक होती है। ठीक है, उससे फिर कम किस्म होती है, द्रव में होती है, और ठोस में असंपीड्य होता है, ना के बराबर होती है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में हम बात करेंगे तरलता, लिक्विडिटी, तरलता। ठीक है, ठोसों में तरलता मीन्स बहना। क्या होता है, बहना। तरलता ठोसों में नगण्य होती है। ठीक है, उसी फॉर्म में ये रहता है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे द्रव में तो ये अधिक होती है, और गैसों में जो तरलता है वो कैसी होती है, अत्यधिक। गैस कैसी होती है, अत्यधिक मात्रा में बहती है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, द्रवों में भी अधिक होता है, लेकिन ठोसों में तरलता जो है वो नेग्ड होती है, नगण्य होती है। क्लियर। अब हम बात करेंगे विसरण, डिफ्यूजन। आपको ध्यान रखना है कि इन दोनों में तरलता और विसरण में एक छोटा सा फर्क है, समझना आप लोग। तरलता का मतलब होता है बहना। क्या होता है, बहना।
और विसरण का मीन्स होता है फैलना। कोई भी चीज जब फैलेगी तो वो क्या फैलती है, चारों दिशाओं में फैलती है। सपोज मान लीजिए कि जब द्रव अगर जल फैलेगा तो वो एक निश्चित दिशा में जाता है, क्या होता है, वो एक निश्चित दिशा में जाता है। लेकिन जब गैस की खुशबू या किसी अगरबत्ती की खुशबू फैलती है तो क्या होती है, चारों दिशाओं में फैलती है। तो वो होता है विसरण। क्या होता है विसरण, तो हमें ध्यान रखना है कि ठोसों में जो है वो विसरण बिल्कुल नहीं होता है विसरण। जबकि अगर हम द्रव की बात करेंगे तो कैसा होता है, इसमें गैस से कम होता है, और गैसों में जो विसरण है वो कैसा होता है, अत्यधिक होता है। ठीक, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। पूरे गुण हमने कौन कौन से पढ़े, हम लोगों ने पढ़ा है आकृति, ठीक है, अंतर आणविक बल, घनत्व, संपीडितता, तरलता और विसरण। और यहीं से आपको ध्यान रखना है, एक क्वेश्चन आपका यहीं से तैयार हो जाता है कि ठोसों के गुण लिखिए। तो हम ठोस के गुण लिख सकते हैं यहां से अच्छे से कि प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स या ठोसों के गुण क्या क्या हो जाएंगे, आप देख सकते हैं। ठोसों की आकृति निश्चित होती है, ठोसों में अंतर आणविक आकर्षण बल प्रबल होता है, ठोसों में घनत्व कैसा होता है, अत्यधिक होता है, ठोसों में अत्यधिक संपीडितता होती है, ठोसों में तरलता नगण्य होती है, और ठोसों में विसरण नहीं होता है। ठीक, तो उम्मीद करता हूं कि ये पूरा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट अब इसके साथ ही हम ठोस, तो अब आपको ध्यान रखना है यहां से नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं ठोसों के प्रकार। ठोस की परिभाषा आपको अच्छे से में आ गई, मैंने इस वीडियो में आपको बताई है। पूरा वीडियो आप लोग एक बार डबल से देखें, जिसमें जो आपको आईएमपी उसको आप पूरा नोट करिए, अच्छे नोट्स आप लोग बनाते हुए चलिए। तो देखिए, ठोस की परिभाषा मैंने आपको बता दी है, ठोसों के गुण मैंने आपको यहां से बता दिए पूरे। अब क्या पढ़ना है हमें, ठोसों के प्रकार। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ठोस दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, ठोस होते हैं दो प्रकार के, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।